हमने हरित क्रांति को अपनाया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और हमने अपनी जो न्यूट्रिशियस वाला चीज है उसको हम दरकिनार कर दिए गए और आज वो लुप्त के कगार पर है। दवाई से बीमारी को हम नहीं सुधार सकते, चाहे हम कितनी बार दवाई दे दें। हम जो खाते हैं वो सब जहर से भरा हुआ है, केमिकल से भरा हुआ है, उसके कारण बीमारी का मामला है। नमस्कार, मैं नीतू सिंह, सीड्स ऑफ रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ और इस साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेट्स ईयर घोषित किया है और देश में मिलेट्स को बचाने के लिए कई तरह के काम हो रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ की एक समाज सेविका सुभद्रा जी हैं। सुभद्रा जी पिछले 8 सालों से बीज बचाने का काम कर रही हैं, जो आदिवासी इलाकों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में जाती हैं और वहाँ पे जो पुराने बीज विलुप्त हो रहे हैं उन्हें बचाने के लिए काम कर रही हैं। तो चलिए हम सुभद्रा जी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से इस प्रयास को पिछले 8 सालों से जारी रखी हैं। तो सुभद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीड्स ऑफ रूरल इंडिया में, और हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सुभद्रा खापर्डे है और मैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ इलाके के जो भील आदिवासी हैं उनके जो इंडिजीनियस बीज रहे हैं पुराने टाइम पे, वो उन बीजों का संवर्धन करने का काम करती हूँ, क्योंकि वो बीज अब विलुप्त के कगार पे है। तो ये जो बीज को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की जो हमारी खेती है वो केमिकल पर आधारित है, और वो केमिकल के जो प्रोडक्शन है वो केमिकल अगर हमारे शरीर में ज़्यादा चला जाता है तो वो डाइजेस्टेबल नहीं है और वो वहाँ स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद में मेरे पास वैज्ञानिक आंकड़ा उस तरह से नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर हम नाइट्रोजन का हमारे शरीर में ज़्यादा जमा हो तो वो एक तरह के किसी न किसी बीमारी को रूप धारण करता है। ऐसा इसीलिए पंजाब में लोग बताते हैं कि भाई वहाँ हर तीसरा आदमी या चौथा आदमी कैंसर से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति का शुरुआत वहीं हुआ था और सबसे ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड और यूरिया और जो भी डीएपी जो अपन कहते हैं ना कि जो नाइट्रोजन है और जो फास्फोरस है वो सबका वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डाला गया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज उनको उस खेती को छोड़ने की तरफ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये आंकड़ा है। और दूसरी बात ये है कि उसके दूसरा जो बात है वो ये है कि हमारी जो बीज रही है, हमारी बीज में वो सब प्रॉब्लम रही नहीं। हम 100 साल के इंसान को भी अभी हम देखते हैं कि वो कभी उसको इंजेक्शन नहीं लगा, कोई बीमारी नहीं हुई। तो उसका कारण क्या? तो कारण यही समझ में आता है कि भाई उन लोग का खाना जो है शुद्ध था, विदाउट केमिकल था, विदाउट यूरिया था, सिर्फ गोबर खाद से वो ऑर्गेनिक तरीके से पकाते थे और ऑर्गेनिक तरीके से ही सब कुछ पकता था और खाते थे। और बहुत प्रजाति के कंद भी थे, बहुत प्रजाति के अनाज भी थे, और बहुत प्रजाति के भाजियाँ भी थी, और बहुत प्रजाति के सब्जियाँ भी थी। तो वो सब्जियां अब क्या है, लिमिटेड हो गया है। भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी जो केमिकल से, और वो बीज है वो संकरित किया हुआ है, और संकरित बीज जब होता है तो उसको एक टाइम उत्पादन का क्षमता रहता है, उसके सेकंड टाइम की उत्पादन की क्षमता नहीं होती है। तो सेकंड टाइम की उत्पादन के लिए आपको वापस बीज कंपनी के पास जाना पड़ता है, वापस बीज लाना पड़ता है, और मतलब इस तरह से आपका ऐसा हो जाता है कि हर बार जब भी आपको प्रोडक्शन करना है, चाहे सब्जी की हो, चाहे अनाज की हो, चाहे किसी चीज की हो, आपको कंपनी के पास जाना है, बीज लाना है और उत्पादन करना है, बेचना है, उस पैसा को वापस उसके लिए फिर यूरिया भी डालना है, क्योंकि वो भी जैसा है कि विदाउट यूरिया वो पैदा नहीं होगा, विदाउट केमिकल वो बचेगा नहीं। तो ये जो एक साइकिल है, ये साइकिल के जो एक नशा है हमारे देश में, पूरे देश में फैल गया है, जिसके कारण हम लोग ज्यादातर लोग को आपको देखने को मिलेगा कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अटैक आ रहा है, कैंसर है, बहुत इस तरह की चीजें जो हो रही है। और यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि महिलाओं की जो स्तनपान कराने की जो बात है, जैसे उसकी माँ के दूध में जो वो जो केमिकल की जो बात है वो वहां तक देखी गई है। तो इतना जब पहुंच गया है केमिकल हमारे शरीर के अंदर हमारे को बीमार करने के लिए, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारी मानव समाज जो है अगले समय तक कैसे वो जिंदा रहे। और उसके लिए वही एकमात्र उपाय है कि हमारे जो पुराने बीज थे, जो न्यूट्रिशियस, जिसको आजकल लोग मोटे अनाज कहते हैं, उसको मोटे अनाज कहने की आवश्यकता नहीं है। ये मोटे अनाज का नाम भी हमने नहीं दिया है। जिसके सीड है, जिसने पीढ़ियों से इस सीड को बचाया, उसने कभी उसको मोटा अनाज नहीं कहा। वो उसको एक क्या कहना चाहिए, न्यूट्रिशियस है, वो पौष्टिक अनाज है वो।
तो पौष्टिक अनाज के रूप में ही वो जाना है और पौष्टिक अनाज के रूप में ही उसका उपयोग किया है और इसीलिए उसको आज तक भी उन्होंने बचा के रखा है। बहुत कम लोग बचा के रखे हैं, रखने वाले बहुत कम लोग हैं और उनकी उम्र भी अभी काफी हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हरित क्रांति को अपनाया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और हमने अपनी जो न्यूट्रिशियस वाला चीज है उसको हम दरकिनार कर दिए गए और आज वो लुप्त के कगार पर है। कि जो आपकी बीज बचाने की प्रक्रिया है वो आपने कैसे शुरुआत की और किस तरीके से आप बीज बचा रही हैं? जो आपने बताया कि आप 40 प्रकार के बीज को संरक्षित करने का काम कर रही हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको किससे बचा रही हैं? जैसे मैंने पहले भी आपको अभी बोली कि ये जो मोटिवेशन है ना बीज बचाने का, वो किसी ने मुझे बताया नहीं है। मैंने अपने काम के दौरान इसको मैंने सीखा। मैं जब महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जब काम करती थी और जब हम उनको एलोपैथिक दवा देते थे लेकिन वही बीमारी वापस होती थी, तो मैं कहती थी भाई जब हमने एक बार इलाज करा दिया तो वो बीमारी और वापस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि डिस्चार्ज मतलब जो वाइट डिस्चार्ज होता है, इचिंग होता है, सिस्ट होता है ना, और सिम्टम्स होते हैं कुछ कैंसर के। तो कैंसर के उसके लिए हमारे पास कोई लैब नहीं है, लेकिन जो यूरिन टेस्ट है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हेमोग्लोबिन है, जो भी है, ये जो एक प्रिलिमिनरी जो चेकअप होता है, तो वो करके हम सब कुछ तुमको देते हैं। फिर वापस तुमको क्यों ये डिस्चार्ज के प्रॉब्लम आ गई, इचिंग के प्रॉब्लम आ गई, इस तरह से। तो बार बार जब हमने यहाँ भी हमने बहुत सारे कैंप इन्हीं बस्तियों में काम किया इंदौर के, और हमने कलकत्ता के भी एक बस्ती में काम किया जो प्रोस्टिट्यूशन महिलाएं हैं ना, उनके बीच भी हमने काम किया, और राजस्थान की एक जगह पे निम्बाड़ा है ना, वहां भी हमने काम किया। तो हमने ये अलग अलग जगह में क्यों किया, इंदौर के स्लम में किया, अलग अलग स्टेट की जगह में किया, अलग अलग कम्युनिटी के लिए किया, और हमने जहां अभी हमारी खेती है उस इलाके में भी किया, उस गांव में भी किया। वो इसलिए कि हम ये जान सकें कि हमारी स्लम की महिलाओं की रिप्रोडक्टिव की स्थिति, हमारे मध्य प्रदेश के गांव के लोगों की रिप्रोडक्टिव की स्थिति, अलग स्टेट के जो महिलाएं हैं उनकी रिप्रोडक्टिव की स्थिति कैसी है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिला कि जो गांव की महिलाएं हैं वो शहर की महिलाओं से बेटर हैं, है ना, बीमारी के मामले में और बहुत सारी चीजों के मामले में। तो ये समझ में आया कि भाई जब ये लोग ऐसा इस तरह से एक डिफरेंसेस है, तो हम ये, अब फिर ये लोग कहते थे ना महिलाएं कि हमको वापस से कैंप लगाओ, वापस से दवाई दो, तो हमको तो ऐसा था नहीं। हमको तो ये समझने के लिए, जानने के लिए, एक बार करने के लिए, या हम ऐसा समझे कि हमको सभी बस्ती में करना है, बार बार एक ही बस्ती में हम नहीं कर सकते, है ना, हमारा तो छोटा सा काम है, हमारे पास तो ऐसा पैसा नहीं कि बार बार हम जाके वहाँ कैंप लगाएं। तो ये रिसर्च से मुझे ये साबित हुआ, मुझे ऐसा लगा, मुझे महसूस हुआ कि दवाई से बीमारी को हम नहीं सुधार सकते, चाहे हम कितनी बार दवाई दे दे। तो मुझे लगा कि भाई उनके जो खाना पीना है उसको हमको देखना है, और खाना पीना को जब हम देखने गए तो पता चला कि हम जो खाते हैं वो सब जहर से भरा हुआ है, केमिकल से भरा हुआ है, और उसके कारण बीमारी का मामला है ना। तो भाई अपन खाना को ही ठीक करें, खाना को ही ठीक करेंगे तो हम कई बीमारी से बच भी सकते हैं। और हमारे सामने मैं तो बहुत पहले से ही एक्टिविज्म का काम करती हूँ ना, मैं जब 18-20 साल की थी तभी से मैं एक्टिविज्म में हूँ, तो मेरे को तो मालूम है ना गांव के लोग कैसे रहते हैं, उनको एक इंजेक्शन भी नहीं लगता है। अभी लगता है क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया ना, केमिकल जो फार्मिंग है वो एकदम गांव तक पहुंचे। अभी लोग गांव के लोग प्याज उगाते हैं, जबकि ड्राई एरिया है, वहाँ प्याज उगाने की कोई संभावना नहीं है ना, लहसुन उगाते हैं। अभी शहर के लोग सब्जी उगाने लगे क्योंकि शहर वालों को सब्जी चाहिए, है ना, केमिकल डाल रहे हैं। यही पर हरसोला करके गांव है महू के पास में, सर तो महू के हैं, हरसोला गांव में इतने केमिकल और इतने पेस्टिसाइड डाल के सब्जी उगाई जाती है कि अभी आपको मैं क्या बताऊं, हमारी जो स्पीकर थी ना पहले बीजेपी की सरकार में, सुमित्रा महाजन ना कौन, उनका कथन है कि हर तीसरा आदमी वहां कैंसर से पीड़ित है। उसका मेन कारण है कि केमिकल और पेस्टिसाइड के सबसे ज्यादा यूज वो लोग वहां पे कर रहे हैं। उगाते हैं तो वो भी तो खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि उगाया सिर्फ बेचने के लिए है। तो ये सब परेशानी है। तो उससे मुझे लगा कि हमको हमारी जो शरीर को ठीक करने के लिए हमारे न्यूट्रिशन शुद्ध, हमारा खाना शुद्ध होना चाहिए। कि आप जो ये बीज बचा रही हैं वो मध्य प्रदेश में ही बचा रही हैं, दूसरे राज्यों में भी जा रही हैं? नहीं, मैं दूसरे राज्य में नहीं जा सकती क्योंकि ये जो काम है ना, किसानी का जो काम है वो बहुत हार्ड वर्क है, फिजिकल वर्क है, और इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत समय लगता है। अब चूंकि हम इतने सारे बीज को कर रहे हैं, इसलिए हर बीज को सेपरेटली हमको हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते, हम उतने से ही जमीन में
हमारी अपनी काम हम करते रहते हैं। जी, तो जैसे हमने आपके यहाँ पे देखा जो आपने बीज बचा करके उसमें कुछ छत्तीसगढ़ के भी बीज हैं। हाँ, वो बीज आप कैसे लेके वो इसलिए ले आई मैं, छत्तीसगढ़ के बीज यहाँ पर दुबराज है और डवर धान है, कोदो है ना। कोदो यहाँ नहीं होता था। अच्छा। तो चूंकि मैं जन्म से छत्तीसगढ़ी हूँ तो मेरा थोड़ा सा लगाव उसके साथ भी है। और डवर धान को हमने इसलिए लाया उस चावल को क्योंकि यहाँ जो है ना चिड़िया सभी धान को खाती है। तो हमने सोचा कि ऐसा कोई धान होना चाहिए, ऐसे कोई चावल का बीज होना चाहिए जिसको चिड़िया ना खाए। उसलिए मैंने उस डवर धान को वहाँ भी वो लुप्त के कगार पे है, उसको भी मैंने बहुत ढूंढ के लाया। तो जो बीज आप बचा रही हैं उनके अगर हम नाम थोड़ा जान पाए वो कैसे, क्योंकि आज की पीढ़ी को तो बीज पता भी नहीं होंगे बहुत सारे लोगों को, तो फिर आपने वो कैसे कैसे खोजे, अगर हम थोड़ा सा उसकी प्रक्रिया समझ पाए कि ढूंढने में आपको कितना वक्त लगा। और आपने बताया कि आप 8 साल से काम कर रही हैं, तो कितने साल आपको लगे ये 40 बीज इकट्ठा करने में? जब मैं कैंप का काम करती थी जी, और तब मैं समझना तो शुरू कर दी थी कि इसका आखिरी मतलब क्या होगा। हम जिंदगी भर दवाई बांटते रहेंगे कि इसका कुछ समाधान भी है। तो तब मैं काम करते, मैं तो 2005 उसके पहले भी मैं तो पूरे समय गांव में काम करते रही हूँ ना, तो मेरे को बहुत सारी जानकारी भी है बीजों का कि पुराने बीज कौन से हैं, नए कौन से हैं। तो जब तक ये मैं काम शुरू करने लगी तब तक तो वो खत्म होने लगा था, और जब तक मैं हेल्थ के काम करने लगी तब तक और वो खत्म होने लगा था। तो जब हेल्थ का काम मैं करने लगी थी तभी मैंने बीज को भी सेलेक्ट करना शुरू कर दिया था कि कहाँ से कौन सा बीज मिलेगा। जहाँ भी जाती थी मैं यही बात करती थी कि तुम्हारे यहाँ कौन सा बीज है, तुम क्या बोते हो, कैसे करते हो, उसको रखते हो कि खाते हो कि बेच देते हो, क्या करते हो। ऐसा तो ये मेरा एक ओवरऑल जानकारी चलते रहता था दूसरे काम के साथ में, है ना। और ऐसे करके मैं उसको इकट्ठा करते रहती थी। और जब मैंने सब समझ लिया कि अब बस करना ही है, तब फिर मैंने 2015 में मैंने जमीन खरीदी और मैंने शुरू कर दिया। तो अभी जो 40 प्रकार के बीज आपके पास हैं, अभी 40 प्रकार के बीज आप अपने खेतों में उगाती हैं, 1 एकड़ खेत में, तो कितना जगह में? जरा सा 3 अब जैसे तिफन होता है हल में, हल एक लोहे का चलता है, वो हल है ना। और जब बीज बोते हैं ना इस इलाके में तो तिफन का परंपरा है ये, क्योंकि भादी भट्टी राला कुदरी जो भी है, मक्का ज्वार बाजरा ये सब, चना ये सभी लोग तिफन से, 2 फन से, 1 फन से। कहने का अर्थ हुआ कि इनका एक हल का डिजाइन होता है जिसमें आदमी हल चलाता है, महिलाएं अपने ओटी में ऐसे दाना रखती है और वो ऐसे ऐसे उसमें डालते रहती है, कटोरी जैसा। वहां रहते तो हम दिखाते खेत में, है ना। तो चना हम 1 फन में बोते हैं, और ये जो ये है मिलेट्स है उसको हम तिफन में बोते हैं, ज्वार को भी हम तिफन में बोते हैं, और मक्का को चोपते हैं ऐसे 2 दाने करके। तो अलग अलग तरीका है, और ऐसे करके हम थोड़ा सा 3 तिफन, 4 तिफन, 2 तिफन, जितनी हमको जरूरत है, किस बीज की कितनी जरूरत है उसी हिसाब से हम सब डिवाइड कर देते हैं और बोते हैं। और जब ये बीज आपका उपज किया जाता है फिर इसका आप क्या करते हैं? जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है राला मिलेट, जो फोक्सटेल मिलेट बोलते हैं उसको, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास राला आता है, फिर बट्टी आती है, फिर उसके बाद भादी आती है। ऐसा एक के बाद सारे बीज आते रहते हैं। तो हमको जैसे ही वो आते रहता है हम हार्वेस्ट करते रहते हैं, सुखाते रहते हैं जी। तो क्या ये बीज फिर आप किसानों को दोबारा से वापस देती हैं, उसका क्या? जब ये बीज हमारे पास आ जाता है, हमारा पूरा हार्वेस्टिंग हो गया, उसके बाद में हमारे पास जो काम आसपास के जो हमारे लोग हैं, फलिया है, बाइया हैं, वो सब तो देखते रहते हैं ना, हार्वेस्ट करते थे। तो वो अपने मर्जी से, अपने इच्छा से ही थोड़े से लेके चले जाते कि अगले साल हम इसको थोड़ा बोलेंगे। लेकिन फिर इसको मैं क्या करती हूँ कि पूरे बीज जब सेलेक्ट हो जाता है तो हमारे ग्रुप है, किसानों का ग्रुप है, जैसे ओफाई की मैं मेंबर हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो नेशनल लेवल का ग्रुप है उसकी मैं मेंबर हूँ। और उसके अलग अलग टीम है, मध्य प्रदेश की टीम भी है जिसमें हमारा बना हुआ है समिति, उसके भी मैं उपाध्यक्ष हूँ, ठीक है। तो हाँ, उस ग्रुप में हम बता देते हैं कि इस साल हमारे पास ये बीज है। तो फिर वो लोग फिर उनके संपर्क रहते हैं, वो लोग भेजते रहते हैं। फिर हमारे पास आर्डर आता है कि हमको फलाने बीज इतना ग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, तो वो हम ऑनलाइन उनको भेज देते हैं। फिर दूसरी चीज होती है कि साल भर में हम एक मीटिंग करते हैं और हमारे साल भर के जितने हार्वेस्टिंग हुआ है उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं, और महिलाओं को सबको हम जाके बता देते हैं कि इस तारीख को हमारे यहाँ अपना मिलेट्स का, अपनी खेती के जो अनाज है उसके ऊपर आपको देखने के लिए आना है ना। ऐसे करके एक भोजन का भी प्रोग्राम रख देते हैं। तो और उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जो बीज है वो लेके आ जाना। भादी भट्टी राला कुदरा, ये 5 जो अनाज है ना, ये उनके जन्म होता है ना, बच्चे का जब जन्म होता है और नाल काटते हैं उस समय उनकी पूजा में लगता है।
वो 7 दाना 5 दाना बिल्कुल लगता है। और इसीलिए ये बीज कहीं ना कहीं कोने में किसी ने थोड़ा सा बचा के रखा है। खत्म जरूर हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं है। हमने बहुत आखिरी के गाँव से इन सब बीजों को लाया है ना। और अभी हम चाहते हैं कि बिल्कुल सबके घर में ये फैल जाए ताकि उनकी परंपरा भी जिंदा रहे और हमारे जो पौष्टिकता की बात जो हम कर रहे हैं वो भी जिंदा रहे और पूरी मानव समाज जिंदा रहे और प्रकृति भी जिंदा रहे, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमारे साथ अपना 8 साल का अनुभव, जो आपने 8 साल मेहनत की है, मतलब हमसे बातचीत करने में शायद वो पूरी बात आपकी ना आ पाए, क्योंकि आपका जो अनुभव है, जो आपका तजुर्बा है, जो आपकी मेहनत रही है, काफ़ी हम कह सकते हैं बहुत गहरी रही है। आपने काफ़ी वक्त बिताया है उनके साथ, तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सही मायने में जो मिलेट्स ईयर का जो घोषित किया गया है उस पर जो काम है वो आप कर रही हैं और आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुभद्रा जी को सुना। सुभद्रा जी मध्य प्रदेश के देवास जिले में रहती हैं। अभी हम उनके आवास इंदौर में उनसे मिलने आए और आपने देखा कि किस तरह से वो पिछले 8 सालों से 40 प्रकार के बीज बचाने के लिए काम कर रही हैं और बीज को कैसे आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं और ये परंपरा कितने आगे तक पहुँचाना चाहती हैं। तो ऐसी बहुत सारी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।